सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज हम आप लोगों के लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और इतना बेस्ट लेवल से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और इतना शॉर्ट तरीके से। गाइज आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर आउट करेगी ये वीडियोस। सो मैं मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे चीज को कवर किया है। तो आप यहाँ पे टॉपिक भी देख सकते हैं इसके, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो मैंने वो सारी चीज को लिखा है, और प्लस अगर इसका ये भी है कि मैं एक चीज बता दूं कि जैसे ये रॉबर्ट क्लाइव है, तो आगे चल के आपको इसके बारे में जो जो मोस्ट टॉपिक मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट है गाइस कि आप एक बार इसे पूरा देखिएगा, और ये बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा गाइस, ट्रस्ट मी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। याद होगा कि 1757 का जो प्लासी का लड़ाई हुआ था, उस टाइम यही थे। उसके बाद ये बने थे रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है। उसके बाद बंगाल के बाद क्या आ जाता है? भारत। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो कैनिंग। तो गाइज मैं एक बात बता रही हूँ कि गाइज एक एक चीज मेरी याद रखिएगा कि प्लीज अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज एक बार इसे पूरा देखिए, एंड सेकेंड टाइम इसका नोट जरूर बनाइएगा इस, क्योंकि मैंने चीजों को वैसे ही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को नोट के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे मैंने जैसे बनाया हम बिल्कुल नोट वैसे बना सकते हैं। अगर आप इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं तो वो भी बेहतर है, बट मैंने बहुत शॉर्ट में लाया और बहुत अच्छे लेवल से लाया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गाइस कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो माउंट बेटन। ठीक है। माउंट बेटन जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब पूछ देता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो ये सब पूछते रहते हैं, तो मैंने इसको एक अलग चीज में लाया, फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली मैं क्यों बोल रही हूँ नोट बनाने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिएगा कि आपको इतना बेस्ट लेवल का क्लाइव से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम होगा, स्टेट पीसीएस का हो, बिहार पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, जितने भी एग्जाम है आपको सब में बहुत हेल्प करेगा। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, कि जो मैंने बंगाल का गवर्नर है, तो बंगाल के जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं, जितने भी गवर्नर हैं वो सबके बारे में, और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगी, और उसको भी बिल्कुल मैंने इस तरीके से लिखा है। तो अगर आप नोट भी बनाएंगे गाइस तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड सेकेंड टाइम इसका नोट जरूर बनाइए। तो चलिए बंगाल के जो गवर्नर है, तो बंगाल के गवर्नर हमारे कौन है? तो सबसे पहले है क्लाइव। तो क्लाइव की जो अवधि थी वो पहले 1757 से 1760 थी। ठीक है। और फिर 1765 से 1767 तक थी। तो ये याद रखिएगा कि जो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे जो क्लाइव, तो उनकी जो अवधि थी वो 1757 से 1760 तक थी। ठीक है। एंड दूसरी भी फिर अवधि आई उनकी जो 1765 से 67 तक थी। ठीक है। याद रखिएगा। तो चलिए क्लाइव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो जो बंगाल क्लाइव है, तो बंगाल का ये प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है। दूसरा है कि इनके समय प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में। ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उस टाइम के बंगाल के गवर्नर कौन थे? ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्लाइव, क्लाइव के टाइम में ही ये प्लासी की लड़ाई हुई। और फिर क्लाइव के टाइम में ही हमारा थर्ड पॉइंट है कि इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। तो मैंने बहुत सारी चीज को बहुत शॉर्ट तरीके से कवर अप किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत लोग पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद की जब संधि हुई तो उस टाइम के बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद की जो संधि है वो कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बोला भी है कि मैं बहुत शॉर्ट तरीके से चीजें लाई हूँ ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर आउट करे। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि जो क्लाइव है उसे याद रखिएगा कि वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकंड पॉइंट है उसका कि प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में। एंड थर्ड पॉइंट है कि इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्लाइव के बारे में कि जो बंगाल में जो द्वैत शासन लागू हुआ था वो क्लाइव के समय ही लागू हुआ था, ठीक है। और जब लास्ट टाइम आया तो ब्रिटेन जाकर इन्होंने क्लाइव ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो क्लाइव से रिलेटेड आपको 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिएगा। जो क्लाइव है उनसे वो पहले बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट उनका कि उनके समय प्लासी की लड़ाई हुई। एंड थर्ड पॉइंट है उनका कि इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। फोर्थ पॉइंट है कि बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ क्लाइव के समय, और फिर इन्होंने ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हॉलवेल। तो जो अगले गवर्नर है हमारे बंगाल के वो है हॉलवेल। तो इन इन 1760 में इनकी अवधि थी हॉलवेल की। तो ब्लैक होल की जो घटना थी वो इन्हीं के समय हुई थी, ठीक है। जो आप लोगों को याद होगा कि इन्हीं घटना के बाद मतलब कि सिराजुद्दौला के बीच और ये हुई थी। तो कहीं ना कहीं यही एक रीजन था। और ये है कि जो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो 20 जून 1756 को हुआ था। तो हॉलवे से जो है इनकी अवधि 1760 थी और इनके समय ही ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा वेंसीटाट। तो जो वेंसीटाट है उसके बारे में है कि जो इनकी अवधि जो है वो 1760 से लेकर 1765 तक थी, ठीक है। तो इनके समय बक्सर के युद्ध के समय ये बंगाल के गवर्नर थे। बस इनसे रिलेटेड यही एक पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता भी है कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो वेंसीटाट जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो काटियार। तो काटियार जो है उनका कब था तो 1769 से 1772 तक, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक पॉइंट है कि बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ा 1770 में वो इन्हीं के समय में पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से है अब बंगाल के गवर्नर। तो पिछले वे में पढ़े हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। आप पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो यहाँ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेंगे और यहाँ से बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तो पीछे जो हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़े उसमें क्लाइव है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वेंसीराट के बारे में जो पढ़ा था जो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से जो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे वो हर गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा। और गाइज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसका नोट ज़रूर बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल होगा गाइज। मैंने चीज़ों को आप लोगों के लिए मैं इतना ही कोशिश की कि जितना शॉर्ट हो सके और जितना बेस्ट तरीके से हो सके उतने बेस्ट तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज इसको एक बार जरूर देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है इसका। तो चलिए बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन जो हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो उनका जो अवधि था वो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक था, ठीक है। तो चलिए इसका अगला फैक्ट पढ़ते हैं कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना ये पहला। और ये कब बना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब से कब किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है कि 1772 में द्वैत शासन को इन्होंने समाप्त किया। तो जो क्लाइव के समय था वो द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, और इनके समय वॉरेन हेस्टिंग के समय बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के समय द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। और ये कब समाप्त हुआ तो 1772 ईस्वी में। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1772 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। तो इन्हीं के समय जो है 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और कहाँ हुई तो कोलकाता में। और किसके समय तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। गाइस नोट जरूर बनाते चलिएगा। सेकेंड गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे कार्नावालिस। तो ये बंगाल के सेकेंड कार्नावालिस जो सेकेंड गवर्नर जनरल थे। तो इनकी जो अवधि थी गाइस वो थी 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कार्नावालिस है उनकी अवधि थी 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक इनकी अवधि थी। तो इनके बारे में चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि सिविल सेवा का जो जन्मदाता है वो कार्नावालिस ही है। बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो सिविल सेवा का जो जन्मदाता है, कभी कभी पूछ देता है कि जो सिविल सेवा के जन्मदाता है वो कौन है। तो सिविल सेवा के जो जन्मदाता है वो कार्नावालिस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो
अगला पॉइंट हमारा कि पुलिस सेवा के भी जन्मदाता थे। तो सिविल सेवा के भी जन्मदाता थे और पुलिस सेवा के भी जन्मदाता थे, ये दोनों याद रखिएगा। और इन्हीं के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, और वो कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा कि जो कॉर्नवालिस के समय है वो अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, और कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी को। इन्हीं के चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि दास व्यापार पर इन्होंने रोक लगा दी। तो जो दास व्यापार था इन्होंने रोक लगाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वीवीआई है कि ये देखने को मिल सकता है आप लोगों को, कि बहुत टाइम देखने को मिला है कि जो दास व्यापार पर जो रोक लगाई, ये दास व्यापार है, ठीक है। दास व्यापार पर जो रोक लगाई वो कौन कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे कार्नावालिस, जो हमारे सेकेंड गवर्नर जनरल है, और ये इन्होंने कब लगाई थी? तो 1789 में रोक लगाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा थर्ड थर्ड है कि सर जॉन सोर। तो जो तीसरे नंबर पे हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे सर जॉन सोर। तो इनकी जो अवधि थी वो थी 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक। तो सर जॉन सॉर की जो अवधि थी वो 1793 से 1798 तक थी। तो इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो पहला फैक्ट है कि इन्होंने बस एक ही फैक्ट है और इनके टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को लागू किया। और याद रखिएगा कि ये किसके प्रति था? तो ये मैसूर के प्रति था। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो हस्तक्षेप की जो नीति थी वो किसके प्रति थी? तो मैसूर के प्रति थी, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके समय थी? तो सर जॉन सॉर के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला गवर्नर जनरल है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी इनसे सहायक संधि वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो अवधि थी वो थी 1793 से लेकर 1798 तक। और गाइस अवधि भी बहुत टाइम देखने को मिलता है कि पूछ देता है कि लॉर्ड वेलेस्ली की अवधि जो थी वो कब से कब तक थी। तो याद रखिएगा कि 1793 से लेकर 1798 तक लॉर्ड वेलेस्ली की अवधि थी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो पहला फैक्ट है कि इन्होंने सहायक संधि को अपनाया। तो सहायक संधि को अपनाने वाले कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तो याद रखिएगा इनसे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला कि इन्होंने सहायक संधि को अपनाया, और दूसरा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई और लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है हमारा, बंगाल का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग। तो वो था वॉरेन हेस्टिंग, ये था लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है। तो इनकी जो अवधि थी वो 1813 से 1823 ईस्वी तक थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी अवधि। लॉर्ड हेस्टिंग की जो अवधि थी वो 1813 से 1823, याद रखिएगा। तो इनके समय जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ था वो पहला फैक्ट पढ़ते हैं कि 1814 से लेकर 1816 से नेपाल युद्ध हुआ, ठीक है। इन्हीं के समय हुआ 1814 से 16 तक नेपाल युद्ध हुआ। और नेक्स्ट फैक्ट है इसका कि पिंडारियों का इन्होंने दमन किया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिंडारियों का जो दमन किए थे वो कौन किए थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो पिंडारियों का दमन किए थे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने पेशवा पद को खत्म कर दिया। तो इनसे तीन इंपॉर्टेंट है कि पहले ये पिंडारियों का दमन किए, पेशवा पद को खत्म, और 1814 से 1816 से नेपाल युद्ध हुआ। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारत के गवर्नर जनरल। तो पिछले बार में जो हमने पढ़ा था वो था बंगाल के गवर्नर, फिर सेकेंड जो पढ़ा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो ये सब भी जानते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। तो जो विलियम बेंटिंग थे भारत के गवर्नर जनरल, तो उनकी जो अवधि थी वो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक थी, भारत के गवर्नर जनरल की, ठीक है। तो इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहला फैक्ट है कि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि पूछ देगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो याद रखिएगा कि विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका, सती प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, और ये कब हुआ था? तो 1829। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी देता है। तो मैंने इसमें दोनों चीजों को, मैंने कहा ना कि मैं बहुत शॉर्ट तरीके से मैं चाहती थी इसको बहुत लंबा भी कर सकती थी, इसका अलग अलग पॉइंट दे सकती थी, बट जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो 1829 में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सती प्रथा का जो अंत हुआ था उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा कि विलियम बेंटिंग। और अगर पूछ दे कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा कि जो ठगी प्रथा का अंत हुआ था, तो इनके में याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे,
से उनमें सबसे पहले सती प्रथा का अंत हुआ एंड सेकंड ठगी प्रथा का भी अंत इन्हीं के काल में हुआ। और वो कब हुआ था? तो 1830 ईस्वी को ठगी प्रथा का अंत हुआ। लेकिन ये हुआ था जो कर्नल स्लीमैन के द्वारा, ठीक है, कर्नल स्लीमैन के द्वारा जो है वो ठगी प्रथा का अंत हुआ था। परंतु यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जो परंतु कर्नल स्लीमैन की जो नियुक्ति थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही की थी, ठीक है। तो इस वजह से इनके में आता है कि ठगी प्रथा का अंत कब हुआ। तो वो याद रखिएगा कि कर्नल स्लीमैन के द्वारा हुई थी, परंतु कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्होंने शिशुवध पर रोक लगाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो शिशुवध पे रोक लगाई। अगला पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया, और वो कब बनाया था? तो 1835 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया, और वो कब बनाए? तो 1835 में। चलिए अगले की तरफ। नेक्स्ट भारत के गवर्नर जनरल है वो है चार्ल्स मेडकॉफ। तो चार्ल्स मेडकॉफ जो है उनकी अवधि कब थी? तो 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक। इनकी बस 1 साल की ही अवधि थी। और इनसे बस एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने समाचार पत्रों का ये मुक्तिदाता है। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन है? तो चार्ल्स मेडकॉफ जो है वो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, और इनकी अवधि 1 साल थी, वो थी 1835 से लेकर 1836 तक। तो याद रखिएगा। चलिए अगले भारत के गवर्नर जनरल की तरफ। ऑकलैंड। तो अगले हैं भारत के गवर्नर जनरल है वो है ऑकलैंड। तो इनकी जो अवधि थी वो थी 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक। याद रखिएगा कि ऑकलैंड की जो अवधि थी वो 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक। और इनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जीटी रोड का नाम दिया। तो जीटी रोड को नाम देने वाले कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे? तो वो थे ऑकलैंड। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगले भारत के गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड एलन। तो ये सारे भारत के गवर्नर जनरल हैं, और इनसे देख सकते हैं कि मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वही चीज को कवर अप किया। आप देख सकते हैं मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ guys, कि प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज नोट बनाइए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ, मेरे को 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं सारी चीजों को तैयार करने में। तो प्लीज इतना ही कहूंगी कि प्लीज इसका नोट बनाइए। ट्रस्ट में गाइस बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो जो लॉर्ड एलन बोरो है तो इनकी जो अवधि थी वो 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक थी, ठीक है। तो इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो पहला फैक्ट है इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंध का विलय हुआ। और सिंध का विलय कब हुआ? तो 1843 में। और किस में? तो लॉर्ड एलन बोरो के भारत के गवर्नर जनरल में, जो कि हमारे चौथे भारत के गवर्नर जनरल थे। सेकेंड पॉइंट है इनका कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया 1843 में, ठीक है। दास प्रथा का अंत किया लॉर्ड एलन बोरो ने। तो इनसे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, सिंध का विलय किया इन्होंने 1843 में। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दास प्रथा का अंत किया वो भी 1843 ईस्वी में। चलिए अगले भारत के गवर्नर जनरल है, तो हमारे पांचवें भारत के गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो 1844 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। याद रखिएगा कि लॉर्ड जो हार्डिंग का कार्यकाल है वो 1844 से 1856 ईस्वी तक। तो इनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नर बलि जो प्रथा चल रही थी उनका इन्होंने दमन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर बलि प्रथा का दमन किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और इनका कार्यकाल कब था? तो 1844 से 1856 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला है हमारे सिक्स्थ भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, जो इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी, और इनका जो कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत वीवीआई है। यहाँ से लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गाइस। ये हमें बोल रही हूँ और ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो मैं इसको वीवीआई दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड डलहौजी है, तो इनको याद रखिएगा कि इनका जो कार्यकाल भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1848 से लेके 1856 तक। तो पहला पॉइंट है इनका कि राज्य हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये राज्य हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत क्या था? तो इस हड़प नीति से ये विभिन्न राज्यों को मिला लिया, और ऐसा कहा जाता है कि ये भी एक मुख्य वजह बनी 1857 की क्रांति का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य हड़प नीति में ये क्या करते थे कि विभिन्न राज्यों को मिला लिया, और यही मिलाने की वजह से यही एक आगे चल के एक कारण बना 1857 की क्रांति का। तो मैं ये भी बता रही हूँ कि इन्होंने सबसे पहले किसको मिलाया। तो जिस राज्य को इन्होंने सबसे पहले मिलाया था वो था सतारा,
तो सतारा को इन्होंने सबसे पहले मिलाया, और वो कब मिलाया? तो 1848 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी है वो राज्य हड़प नीति थी, तो वो सबसे पहले किस राज्य पे लागू हुआ? तो वो था सतारा। और कब लागू किया? तो 1848 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। दूसरा जो जैतपुर और संबलपुर को राज्य हड़प नीति में राज्य में मिलाया, वो था 1849 में। तीसरा पॉइंट हमारा कि इन्होंने उदयपुर को मिलाया 1852 ईस्वी में। थर्ड पॉइंट हमारा कि इन्होंने झांसी को मिलाया 1853 ईस्वी में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता ही है कि जयपुर को कब मिलाया या सतारा को कब मिलाया। सबसे इम्पोर्टेंट सतारा है, बट झांसी, उदयपुर ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हर बार आपके एग्जामिनर आपसे सतारा के बारे में ही पूछे। कभी नागपुर है, अवध है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झांसी को जो मिलाया वो 1853 में। नागपुर को जो मिलाया वो 1854 ईस्वी में। एंड जो अवध को मिलाया, सबसे लास्ट में मिलाया, वो 1856 को। तो राज्य हड़प नीति जो सबसे पहले लागू हुई थी वो सतारा पे हुई थी। और कब हुई थी? तो 1848 में। और जैतपुर और संबलपुर को मिलाया वो 1849 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853 में। एंड नागपुर को 1854 में। एंड अवध को 1856 में। तो एक ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले जो मिलाया राज्य हड़प नीति में, सबसे पहला जो राज्य था वो सतारा था, और सबसे लास्ट वाला जो राज्य था वो था अवध, जो 1856। फिर इनके टाइम में नेक्स्ट अगला पॉइंट है इनका कि इन्होंने 1853 में रेल का प्रारंभ किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि इन्होंने 1854 में डाकघर अधिनियम आया, और 1855 में विद्युत तार सेवा चलाई। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत के सभी प्रमुख वायसराय। तो अब हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम पिछले इसमें पढ़ा हमने कि भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, और अब हम पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख वायसराय। मैं पहले बता दूं कि पहले हम लोगों ने पढ़ा बंगाल का गवर्नर, सेकेंड पढ़ा हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, एंड थर्ड हमने पढ़ा भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत के सभी प्रमुख वायसराय के बारे में। तो जो पहले वायसराय हमारे थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो पहले जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इनका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है भारत के हमारे पहले वायसराय। तो पूछ सकता है कि भारत के पहले वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। और इनका कार्यकाल कब है? तो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। चलिए अगली तरफ। तो लॉर्ड कैनिंग से इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते, तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह भारत का पहला वायसराय वो अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है भारत दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1860 में हुई। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं कि आईपीसी की जो स्थापना हुई थी, भारत दंड संहिता, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस समय हुई थी, या किस वायसराय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। और अगर ये पूछे कि कब हुआ था, तो 1860 में हुआ था, याद रखिएगा। तो भारत के पहले वायसराय वो अंतिम गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के समय में आईपीसी की स्थापना हुई, भारतीय दंड संहिता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में, और ये इन्हीं के समय आया। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि पहला आयकर अधिनियम 1860 आया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि जो हमारे पहले वायसराय उनसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई 1860 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया, एंड पहला आयकर अधिनियम आया 1860 को। चलिए नेक्स्ट की तरफ। सेकेंड हमारे वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड मेयो। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1869 से 72 तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है वो 1869 से 72 था। तो कभी कभी कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इन सबको पढ़ते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड मेयो के बारे में पहला पॉइंट है कि 1872 में जो पहली जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के समय आई थी, और ये कौन सी जनगणना थी? अनियमित थी। याद रखिएगा कि ये अनियमित थी, आगे मैं बताऊंगी कि नियमित भी जनगणना आई वो किनके कार्यकाल में है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आई थी वो 1872 में पहली जनगणना तो आई, बट अनियमित थी, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। ठीक है,
ये लॉर्ड मेयो के काल में ही 1872 में जो है वो कृषि विभाग की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई की गई थी वो पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो है उनका जो कार्यकाल है वो 1876 से लेकर 1880 तक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिटन के बारे में। तो जो इनका पहला पॉइंट है कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा। वो कब लगा था? वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही लगा था, 1877 का प्रथम दिल्ली दरबार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है क्वेश्चन कि जो प्रथम दिल्ली दरबार है वो कब लगा था। तो याद रखिएगा कि 1877 यानी कि 1877। और गाइस आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल नोट की तरह कि आप लोगों को ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और बहुत सारी चीजें बहुत शॉर्ट में बहुत ज्यादा आप कवर अप कर पाएंगे। तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार और करूंगी कि प्लीज हो सके तो प्लीज इसका नोट बनाइए। आप एक बार वीडियोस को पूरा देखिए एंड सेकेंड टाइम इसका नोट जरूर बनाइए, क्योंकि नोट बहुत हेल्पफुल होता है। और जब आप लोगों के एग्जाम होगा, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा पॉइंट कवर अप होगा। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छे लेवल से है। प्लीज एक बार इसे सही से देखिए और सही से इसका नोट बनाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉर्ड लिटन के बारे में कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1978 के तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा, वो कब लगा था? लॉर्ड लिटन के काल में ही लगा था। थर्ड पॉइंट है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम आया जो 1878 में आया। वो कब आया? 1878 में हमारा भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा कि सिविल सेवा जो परीक्षा की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिविल सेवा परीक्षा की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। वो किसके कार्यकाल में करी या किस भारत के वायसराय के बारे में करी? तो वो थी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और वो कब हुई? सिविल सेवा की आयु घटाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर कब कर दी? 19 वर्ष। ये भी याद रखिएगा कि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा लॉर्ड रिपन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय है। तो इनका जो है वो कार्यकाल जो था वो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक था, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। तो इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1881 में प्रथम नियमित जनगणना आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि अनियमित जनगणना भी आया और नियमित जनगणना भी आया। तो जो 1881 में प्रथम नियमित जनगणना आया वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और अनियमित जनगणना आया वो लॉर्ड मेयो के काल में। तो ये याद रखिएगा कि जो नियमित जनगणना था वो लॉर्ड रिपन के कार्य में और जो अनियमित था वो लॉर्ड मेयो के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लॉर्ड रिपन जो है ये सबसे लोकप्रिय भी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे लोकप्रिय वायसराय भी थे। और इनका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1881 में कारखाना अधिनियम आया। इनके ही समय आया कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट पॉइंट है 1882 में हंटर कमीशन आया। और हंटर कमीशन क्या था? तो शिक्षा के संबंध में सुझाव देना इनका काम था, हंटर कमीशन का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हंटर कमीशन कब आया? तो याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और अगर ये पूछे कि हंटर कमीशन का क्या काम था, तो शिक्षा के संबंध में सुझाव देना उनका काम में था। और ये कब आया? तो 1882 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त ही कर दिया। तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाले थे वो कौन से वायसराय थे? तो लॉर्ड रिपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। कि जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो 1824 के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इल्बर्ट बिल के कारण जो त्यागपत्र देना पड़ा था वो किनको देना पड़ा था? तो लॉर्ड रिपन को। और ये कब देना पड़ा था? तो 1884 को जो है इन्होंने त्यागपत्र दिया था। चलिए नेक्स्ट वायसराय के बारे में, लॉर्ड कर्जन।
तो जो लॉर्ड कर्जन थे इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर 1905 तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड कर्जन का जो थे हमारे 5th वायसराय थे, तो वो 1899 से लेकर 905 तक इनका कार्यकाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके समय जो था वो पहला पॉइंट है कि 1903 में जो है वो दूसरा दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1903 में है वो दूसरा दिल्ली दरबार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा कि जो 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, बंगाल का विभाजन। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा कि 1902 में जो है वो पुलिस आयोग का गठन किया सर एंड्रयूस फ्रेयर्स की अध्यक्षता में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन के समय वो दूसरा दिल्ली दरबार लगा एंड बंगाल का विभाजन हुआ और 1902 में पुलिस आयोग का गठन भी किया, लेकिन उनके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में, तो एंड्रयूस फ्रेजर की अध्यक्षता में इन्होंने पुलिस आयोग के गठन की। और ये इनको माना जाता है सबसे अलोकप्रिय बंगाल के वायसराय भारत के वायसराय। तो जो सबसे लोकप्रिय वायसराय थे वो थे रिपन और सबसे अलोकप्रिय वो कर्जन थे, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो ये है हमारे लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है वो 1905 से लेकर 1910 तक इनका कार्यकाल था। और ये अब मैं बताऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि इनके ही समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और ये पूछेगा कि किन वायसराय के काल में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये द्वितीय गाइस, द्वितीय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इनका कार्यकाल कब था, 1905 से लेकर 1910 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि इन्हीं के समय 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में। और किन वायसराय में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय में। तीसरा पॉइंट है कि 1909 में पृथक निर्वाचन हुआ। ठीक है, 1909 में माननीय मिंटो सुधार जो है उन्हीं के तहत पृथक निर्वाचन था, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ मुस्लिम का वोट देना का था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किनके में आया था, तो ये था लॉर्ड मियो द्वितीय। चलिए अगले वायसराय में पढ़ते हैं, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये भी लॉर्ड हार्डिंग जो है ये द्वितीय, पिछले में हम लोगों ने हार्डिंग पढ़ा था, बट ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इनका जो कार्यकाल था वो 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक था। ये याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। तो इनका पहला पॉइंट जो है, जो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया, तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है वो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दूसरा है कि 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो 1912 में जो है वो दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो किस वायसराय के कार्यकाल में, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय ही होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो हुई थी, लेकिन बट वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी। और किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब की, तो 1916 में। और किसकी, बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये याद रखिएगा इसकी की। चलिए अगले वायसराय में। अगला वायसराय हमारा चेम्सफोर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेम्सफोर्ड। तो इनका कार्यकाल जो था वो 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चेम्सफोर्ड की जो कार्यकाल थी वो कब थी, तो 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक। तो इनका जो पहला पॉइंट है कि इनके समय हुआ था लखनऊ पैक्ट। वो कब हुआ था, 1916 में। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था इन्हीं के समय। तो याद रखिएगा कि चेम्सफोर्ड में लखनऊ पैक्ट हुआ और वो कब हुआ, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला ये आंदोलन था, तो ये 1917 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है 1919 में रॉलेट एक्ट आया। तो ये याद रखिएगा चेम्सफोर्ड के समय बहुत ऐसी चीज हुई थी, तो इसीलिए मैं बोले थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेम्सफोर्ड के बारे में, इनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल है जो है वो याद रखिएगा 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक। तो रॉलेट एक्ट जो है वो इन्हीं के समय आया था और गांधी जी ने इन्हीं रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ देता है कि काला कानून जो गांधी जी है वो किसको कहा था, तो वो रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने काला कानून कहा था।
और क्यों कहा था? तो क्योंकि ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये था, इस वजह से इसे काला कानून कहा गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में। तो उस समय के जो वायसराय थे, ये पूछ सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट है कि 1919 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ वो चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में हुआ। और 1900 अगला पॉइंट है कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ वो भी चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक था। और इन्हीं के समय जो है लखनऊ पैक्ट आया, चंपारण सत्याग्रह हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और खिलाफत आंदोलन हुआ एंड असहयोग आंदोलन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, अगले वायसराय हमारे रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग जो है, तो इनका जो कार्यकाल था वो 1921 से लेकर 1926 तक था और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि जो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था वो 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक था। तो इनका जो पहला पॉइंट है, 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ये आप सभी को पता होगा कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ये भी याद रखिएगा। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो ये सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ये चौरी चौरा कांड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा और असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हुआ था उसके बारे में भी मैंने चीज़ों को इस तरीके से सॉर्ट किया ताकि आप लोगों को हर चीज़ कवर अप हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी दिया है कि 1922 को जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसी वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है वो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इनसे पहले जो मैं पढ़ा रही थी चेम्सफोर्ड के बारे में, तो वो आपको पता होगा कि उन्हीं के समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन वो जो चल रहा था, तो जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उस वजह से ये, और रीडिंग के समय चौरी चौरा कांड हुआ तो इस वजह से असहयोग आंदोलन इनके समय स्थगित हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट है हमारा कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ वो 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है वो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ये सब किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ, अगले वायसराय हमारे लॉर्ड इरविन। तो इससे भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो कब था? तो 1936 से लेकर 26 से लेकर 31 ईस्वी तक था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए पढ़ते हैं। जो इनका पहला पॉइंट है कि लॉर्ड इरविन के समय ही साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। ये याद रखिएगा कि जो साइमन कमीशन जो आया था वो कब आया था? तो 1928 को। और किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सेकेंड पॉइंट है लॉर्ड इरविन के बारे में कि इन्हीं के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और ये गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि साइमन कमीशन आया 1928 को, गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 को एंड थर्ड पॉइंट है कि नेहरू रिपोर्ट आया 1928 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉर्ड इरविन का है वो याद रखिएगा कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि इनका साइमन कमीशन आया 1928 ईस्वी को। थर्ड पॉइंट है कि गोल में सम्मेलन हुआ 1930 को एंड फोर्थ पॉइंट है कि नेहरू रिपोर्ट आया 1928 ईस्वी को। तो ये सब किस वायसराय के काल में आया? तो लॉर्ड इरविन के वायसराय के काल में आया। चलिए नेक्स्ट की तरफ, अगला है हमारा वेलिंगटन। तो वेलिंगटन जो वायसराय थे उनका जो कार्यकाल है वो कब है? तो 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक कार्यकाल है।
वेलिंगटन से जो पहला पॉइंट है वो सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड इरविन के समय जो 1930 में, और वेलिंगटन के समय जो हुआ वो सेकेंड एंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। सेकेंड पॉइंट है इसका कि भारत शासन अधिनियम आया जो 1935 में आया। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। और इसी वेलिंगटन के समय ही हमारा थर्ड पॉइंट है कि पूना पैक्ट हुआ। तो पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ 1932 को हुआ था। बट ये किनके समय आया था? तो वेलिंगटन के समय। तो याद रखिएगा कि सेकेंड और थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 और 1932 में, जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो है वो वेलिंगटन वायसराय थे। और इनका जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सेकेंड एंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ, भारत शासन अधिनियम आया 1935 में, एंड पूना पैक्ट हुआ 1932 में। तो सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ वो भी बता देती हूँ। 1930 को और 1931 को हमारा सेकेंड एंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें जो अंबेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और गांधी जी जो थे हमारे वो सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा लॉर्ड लिथिंगो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिथिंगो जो है उनका जो कार्यकाल था वो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, तो लॉर्ड लिथिंगो से जो इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो वो 1939 में हुआ था। और कब तक चला था? तो 45 तक चला था। ये भी याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। लेकिन जो इनके कार्यकाल में हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1939 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। एंड सेकेंड पॉइंट है कि अगस्त प्रस्ताव आया। तो जो अगस्त प्रस्ताव आया वो कब आया? तो 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कब हुआ था? तो 1942 में। और किस वायसराय के कारण में? तो लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में जो हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव एंड द्वितीय विश्व युद्ध। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। एंड सेकेंड एंड थर्ड इसका जो याद रखिएगा वो 1936 से लेकर 1943 तक जो था वो इनका कार्यकाल था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला हमारा लॉर्ड वेवर। तो गाइस ये याद रखिएगा कि गाइस प्लीज अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं डेली टॉप 15 भी सोच लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेंट बेस होता है, जीके जीएस का क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ। ज्यादा नहीं, सिर्फ टॉप 15 लेकर आती हूँ। हमारा टॉप 15 सोच चलता है guys। तो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो प्लीज एक बार वहां भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वहां भी बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। तो गाइज आप प्लीज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, जो हमारा लॉर्ड वेवेल जो है, तो उनका जो कार्यकाल था वो 1943 से लेकर 1947 ईस्वी तक था। हमारा लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी में लॉर्ड वेवेल के ही कार्यकाल में जो पहला पॉइंट है वो संविधान सभा का गठन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो मैं यहाँ पे वो लिखना छूट गया है मेरा, मैं लिख देती हूँ। तो 1946 में जो है वो हमारा संविधान सभा का गठन हुआ। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा कि शिमला समझौता हुआ। वो भी कब हुआ? 1946 में हमारा शिमला समझौता हुआ। तो याद रखिएगा कि किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड वेवेल के काल में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन हुआ एंड सेकेंड शिमला समझौता हुआ। और दोनों कब हुआ? 1946 में। और लॉर्ड वेवेल का जो हमारा कार्यकाल है थर्ड पॉइंट, 1943 से लेकर 1947 तक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला और हमारा सबसे लास्ट है, और ये हमारा यहाँ से सबसे लास्ट ही है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय है। तो ये सब याद रखिएगा, जो अभी जितने भी आपने पढ़ा था वो भारत के वायसराय के बारे में पढ़ा था। पर जब भारत जो स्वतंत्र हुआ था उन समय ये वायसराय थे। तो इनके समय एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि माउंट बेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और इनका जो कार्यकाल था वो 1947 से लेकर 1948 तक था, बस एक साल था। और ये जब आए तो मतलब भारत को स्वतंत्रता मिल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो होपफुली गाइस इतना ही आज के लिए। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ। एंड टॉप 15 शोज हमारा जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।